नमस्कार, जी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम नेशनल सिक्योरिटी। इस खास पेशकश में हम बात करेंगे नेपाल और बांग्लादेश की, जहां हम बताएंगे कि आखिर भारत के पड़ोस में क्या हो रहा है। आज इस डिस्कशन की इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ गई है क्योंकि नेपाल के इतिहास में पहली बार बलेन शाह जेएनजी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। वो सबसे पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, पहले रैपर फिर इंजीनियर और अब जेएनजी के बीच एक बड़े पॉलिटिशियन बनकर उभरे हैं। इसी के साथ बांग्लादेश में भी सरकार बदली है और अब सत्ता तारिक रहमान के पास हाथों में आई है। सत्ता तो बदल गई, बट क्या बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार रुकेंगे? और नेपाल आज बांग्लादेश के साथ भारत किस दिशा में रिश्तों पे जा रहा है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जेएनयू के प्रोफेसर, फॉर्मर प्रोफेसर लामा हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। आई रिगार्ड हिम एज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साउथ एशिया। वो नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया के नेबरहुड पे बहुत दुनिया भर में जाने जाते हैं और हमारे गेस्ट हैं वो इनफैक्ट वो हमारे विदेश नीति के ऊपर, स्पेशली नेबरहुड के ऊपर में 2 प्रधानमंत्री के ग्रुप में एमिनेंस चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी रह चुके हैं। मैं प्रोफेसर लामा का स्वागत करना चाहता हूं और मैं पूछना चाहता हूं पहली बात नेपाल से। ये एक बहुत ही एक बड़ी घटना है विश्व में, विच नेवर हैपेंड बिफोर इन द हिस्ट्री। एक जेएनजी जिसको हम डिफाइन करते हैं, जेएनजी का मतलब वो है जिनका जन्म 1990s मिड से लेकर 2010 के बीच में हुआ है, उनको हम एक ब्रॉडली जेएनजी का टर्म्स करते हैं। और जेएनजी ने नेपाल में एक अजीब सी क्रांति लाई जिसे कोई ना समझ पाया, ना कभी ऐसे कोई एनालिसिस भी हो पाई इस पे करके। और जो उनके जो हेड हैं बलेन शाह, जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का वो अध्यक्ष बन गए हैं, वो पोटेंशियल कैंडिडेट है। मैं पूछना चाहूँगा कि ये जेएनजी क्या घटना है, ये कैसे एक अचानक से आई, इसके पीछे क्या कोई एक फोर्स है या एक रप्चर है या एक डिसरप्शन है नेपाल के सिस्टम में, अगेंस्ट द करप्शन, अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट, अगेंस्ट द गवर्नेंस ऑफ नेपाल। मैं पूछना चाहूँगा प्रोफेसर महेंद्र लामा से, जो कि बहुत ही विख्यात है, टू ओपन द रिमार्क ऑन दिस एंड एक्सप्लेन दिस। Thank you very much, Manish Jaju. Thank you very much for inviting. I think जो नेपाल में अभी जो इलेक्शन हुआ था, इसमें राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को माने 2/3 बहुमत मिल गई है। 165 जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है सीट में, उसमें 125 मिल गए माने, और ऑलमोस्ट 49% इनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में भी इनको जीत मिला है। एक देखिए, दिस वाज very expected in Nepal because what has happened in September that actually showed कि नेपाल में लोग इतना frustrated थे, इतने माने आतुर थे कि सरकार को किस तरह से बदले। सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं, सरकार ने आर्थिक व्यवस्था में इतना अस्त व्यस्तता लाया है और सरकार ने जो आंतरिक स्थिरता है वो बुरी तरह से अस्थिर कर दिया है, और सरकार का विदेश नीति भी ठीक नहीं है। हर तरह का एलिगेशंस था सरकार में, करप्शन तो था ही। और मुझको लगता है ये वोट इज़ अ रिवेंज वोट, जिस तरह से वोट दिया गया। इसमें अगर कोई भी इस पार्टी में अगर इलेक्शन लड़ता तो विजय हासिल करते ही, क्योंकि लोग एकदम एक दृष्टि से इलेक्शन को देखे थे कि अब ये जो पुरानी पार्टी है, नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी का यूएमएल और कोई भी पार्टी को बिल्कुल हटाना है राजनीतिक क्षेत्र से, राजनीतिक मंच से। केपी ओली की जो हार हुई है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्या ये इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है कि एक रिलेशन हमारे बेहतर होंगे, नई स्टेबिलिटी आएगी? और बलेन शाह जो है वो एक मैथिल भाषी हैं। जैसे मैं खुद बता दूं, मैं बिहार का हूं और मैं एक मैथिली भाषा बोलता हूं, तो बड़ी गर्व की बात है कि वो पहले मधेसी जो है नेपाल में उत्तराई के हैं जो बनने वाले हैं। आप इसको कैसा देखते हैं इन टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड फॉरेन पॉलिसीज? बिल्कुल, आई थिंक देखिए, ये इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए कि भारत
नेपाल का जो संबंध है वो व्यापक, विस्तृत, अगम और उच्च तरीका का है, सब दृष्टिकोण से। आप संस्कृति में देख लीजिए, आप ऐतिहासिक माने परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, आप जो सीमाना क्षेत्र में देख लीजिए, प्राकृतिक संसाधन के बारे में देख लीजिए, कहीं से भी आप जोड़ लीजिए, ऐसा कॉम्प्रहेंसिव रिलेशंस इंडिया का किसी के साथ नहीं है, राइट। और इसमें जब चाइना का बात आती है तो चाइना भी काफ़ी पुराना प्लेयर है। चाइना ने फर्स्ट काठमांडू कोदारी हाईवे बनाया 60s में, उसके बाद ये किया, उसके बाद भारत के साथ कब। लेकिन अभी दो जानने वाली चीज़ दो है कि चाइना का जो जिस तरह का दक्षिण एशिया के ऊपर दृष्टिकोण था, दक्षिण एशिया में चाइना जो करना चाहता था 30 साल पहले, 40 साल पहले, वो बिल्कुल चेंज हुआ है। इतनी बड़ी व्यापक परिवर्तन आए कि अब वो चाइना दक्षिण एशिया को ही माने अपना खेल मैदान बनाना चाहते हैं। केवल नेपाल नहीं, वो पाकिस्तान में भी वही कर रहा है, बांग्लादेश में भी, श्रीलंका में भी, थोड़ी दूर म्यांमार में भी बिल्कुल यही कर रहा है। और इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी नए इंस्ट्रूमेंट्स लाइक जैसे BRI है ना, एक BRI का इंस्ट्रूमेंट लाया जिसमें वो व्यापक तरह से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करते। हमारी नेपाल, भूटान में, इंडिया में वो बुद्धिज़्म और हिमालयस का कैप्चर करने का स्ट्रैटेजी ला रहा है। इससे क्या हुआ कि जितने भी हमारी दक्षिण एशिया का राष्ट्र, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, उस जो भारत के साथ जो संतुलन करता था, बैलेंसिंग करता था, वो अब वो बैलेंसिंग का जो टैक्टिक्स था वो बिल्कुल इन लोगों ने चेंज कर दिया। और नेपाल का प्रधानमंत्री ओली ने भी वही टैक्टिक्स करने लगे थे, राइट। सफल हुई असफल हुई वो बाद में हम लोग को पता चलेगा, लेकिन सबको लगा कि वो चाइना तरफ झुक रहा है। भारत जो एक ऐतिहासिक, जो पारंपरिक एक मित्र है, उसको थोड़ा दूर कर रहे हैं, है ना। और प्रोफेसर लम्बा, मैं आपसे जो पूछना चाहूँगा, आपने एक बड़ी बात बताई, BRI, इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोलते हैं। ये चाइना का एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट है चाइना। और ये डेवलपमेंट के नाम पे ये एक परसेप्शन है बहुत जगह, और रियलिटी भी है कि चाइना इसको एक ग्लोबल इकोनॉमिक एम्पायर के रूप में देखता है, इन्फ्लुएंस बढ़ाता है, डेट ट्रैप करता है। ये ऐसा देखा गया कई कंट्री में, इंक्लूडिंग श्रीलंका में भी देखा गया, जो वहाँ के पोर्ट को किस तरह चाइना ने पहले लोन दे के फिर एक तरह से पोर्ट की लीज़ जो है अपने हासिल कर ली। उस पर मिलिट्री के भी उसके जो वॉरशिप थे वो आने लगे। ये चीज़ नेपाल में भी होने लगा। इनफैक्ट ओली जी ने एक एग्रीमेंट किया चाइना के साथ में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि नेपाल के इकोनॉमिक स्टेटस को शायद नहीं देख के आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं जो कि फिजिबल नहीं है। क्या ये पॉलिसी सारी चेंज होगी या ये कैसे होगा? इसमें अब बुलंद शाह का क्या रोल होगा? इसमें देखिए, चाइना का जो नीति है वो दक्षिण एशिया में, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में और सेंट्रल एशिया में जिस तरह का पॉलिसी था वही यहाँ पे भी लगा रहा है। जैसे मैं आपको बताऊँ, इनका त्रिशूल पॉलिसी है। हम लोग त्रिशूल नीति, मैंने इसके बारे में काफ़ी लिखा भी हूँ, है ना। एक तो ये बहुत लोकल इंटीग्रेशन करना चाहता है, जैसे हमारी नथुला के से उधर नेपाल में, तातोपानी से पाकिस्तान में, काराकोरम हाईवे से, है ना, ये एकदम लोकल, बिल्कुल लोकल। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पे जो भारत के दिल्ली के साथ करेंगे, काठमांडू के साथ करेंगे। और तीसरा जो इस क्षेत्र का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारा सार्क, उधर आसियान है, नेपाल के सेंट्रल एशिया में सेंट्रल रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इनके ऊपर माने काफ़ी अपना जो प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। लेकिन देखिए, नेपाल के साथ जो चीन कर रहे, वो पहले बात तो इतना संभावित नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी, जो भौगोलिक वहाँ के जो स्थिति है वो बहुत कठिन है, हमारी जैसा भौगोलिक स्थिति नहीं है। दूसरी बात देखिए, उसका नेपाली लोग का, नेपाली जो सिटीजन्स है, उनका चीन को देखने का तरीका बहुत अलग है,
देखिए जैसे भारत में देखिए लाखों नेपाली नागरिक यहाँ पे आते हैं, काम करते जाते। नेपाली आर्मी में इंडियन आर्मी में नेपाली है, गोरखाज है, वो रिटायर होके जाते। चीन के साथ बिल्कुल जीरो है इस तरह का संबंध। स्कूल जाते, हॉस्पिटल आते हैं, यूनिवर्सिटी आए, ट्रेनिंग में आते हैं। इंडिया चीन के साथ बिल्कुल नहीं है। क्या ये आप इसको देखते हैं कि बलेंसा के बाद हम वापस गोरखा जो है उनकी रिक्रूट कर पाएंगे, वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी? ये आपका क्या बिल्कुल मानना है? अग्निवीर को देखिए, नेपाल के जो संबंध में अग्निवीर हमारी आंतरिक रिक्रूटमेंट पॉलिसी नेपाल के साथ नेपाल के ऊपर थोपना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी वो जो नेपाली जो आर्मी में गोरखाज रिक्रूट करते हैं, दो तरफ का गोरखाज रिक्रूट करते हैं भारतीय गोरखा आर्मी में। एक तो भारतीय गोरखा जो दार्जिलिंग, सिक्किम, देहरादून से, वो भी काफ़ी है, मुझको लगता है वो 40-50% हो गया होगा अभी। और नेपाल के गोरखा लोग, जो नेपाली लोग जो रिक्रूट करते, और हमारे लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे लिए वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी बन के रहा है नेपाल में। तो जब भी कुछ समस्या होती है, ये लोग बात करते हैं सरकार से, माने आदान प्रदान करते, और भारत का काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट है उसमें। लेकिन देखिए, एक बात तो बालेन साहब के लिए यही 3-4 मुद्दा है फॉरेन पॉलिसी में। बालेन जी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो देखना पड़ेगा। एक तो वो भारत के साथ जो संबंध है उसको सुदृढ़ीकरण ही नहीं, लेकिन उसको आप रूपांतर कैसे करेंगे, परिवर्तन भी नहीं, रूपांतर, ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, क्या बड़े बड़े आप मुद्दा लाएंगे, क्या बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाएंगे, ताकि भारत का साथ जो संबंध है। बहुत बड़ी बात आपने बोली है कि भारत के साथ जो है उनका रिलेशन इस पे डिपेंड करेगा कि वो भारत के साथ इकोनॉमिक रिलेशन पे कितना ध्यान देते हैं, कितने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, और नेपाल के डेवलपमेंट के लिए भारत से कितना सहयोग ले पाते हैं, जो भारत चाहता भी है। बहुत ट्रांसपेरेंट वे में भारत की फॉरेन पॉलिसीज़ रही है, डेवलपमेंटल मॉडल के बेसिस पे, ना कि एक्सप्लॉयटेशन मॉडल के बेसिस पे रही है करके। और तो मैं ये देखता हूँ कि जो बलेंसा का जो प्राइम मिनिस्टरशिप है, वो एक जो रिलेशन हमारी है, इट विल स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, और एक नई दिशा में ले जाएगी। लेकिन हम अब बात करें, हमारी बात हो रही है आज नेबरहुड के बारे में, हम बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे। हमने देखा कि कैसे शेख हसीना की गवर्नमेंट वहाँ से चली गई, और अब तारिक रहमान आए हैं, जो कि ही इज द सन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया। ये भी अपने आप में एक डिफरेंट प्रपोजिशन है, इसको समझना भी मुश्किल है, बिकॉज मैंने कई बार शेख हसीना से मुलाकात भी की है। उनकी जो गवर्नेंस में बांग्लादेश काफ़ी आगे इकोनॉमिक में चली गई थी, बट वहाँ भी एक प्रोटेस्ट हुआ, शायद जनजी को ना बोला जाए प्रोटेस्ट, बट एक मैस स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ करके। अब नई सरकार बनी है, उनको आप कैसा देखते हैं? क्या हमारे रिलेशन बांग्लादेश के साथ सुधरने वाले हैं? कभी बीच में तो बहुत ही ख़राब हो गए थे, काफ़ी चीज़ों पे हमारी असहमति हो गई थी। ये क्या बदलाव आने वाला है तारिक रहमान के साथ में, आप कैसा देखते हैं इसको? देखिए, बांग्लादेश में जो खेल खेलते अमेरिकन लोग, चाइनीज़ लोग, वो नेपाल में भी खेल खेलते, इसीलिए बालेन साहब को भी है ना, और बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर रिलेटिवली यंगर प्राइम मिनिस्टर, उनको भी यही देखना चाहिए कि किस तरह से बैलेंसिंग करे, कौन लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन हित के में कौन ठीक रहेगा, भारत रहेगा या अन्य देश रहेगा। देखिए, इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशंस भी इतनी विस्तृत है, माने आप बिजली देख लीजिए, पानी देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत विशेष रिलेशनशिप है, क्योंकि 1947 के पहले बांग्लादेश भारत का एक अभिन्न अंग थे, है ना। इसीलिए हम जब उत्तर पूर्वी क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाते थे तो बांग्लादेश, कलकत्ता से हम लोग बांग्लादेश होके, सिलचर होके, है ना, पूरा निकलते थे ना, और एक ही माने रात में ये ठप हो गई, है ना। उसके बाद पाकिस्तान आ गए, उसके बाद पूर्व बांग्लादेश आ गए, पूर्व पाकिस्तान आ गए, उसके बाद बांग्लादेश हुआ।
तो इनका इतना कंप्रेहेंसिव, हमको पहले तो जो पुरानी रिलेशंस है उसको हम शुरू कर दिए थे कि अब ठीक करेंगे, रेलवे लाइन वो फिर बिछाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। देखिए बांग्लादेश के लिए भी भारत बहुत ही महत्वपूर्ण एक छिमेकी राष्ट्र है, और भारत के लिए भी ये दो अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीक़ा से विदेश नीति में अलग अलग ढंग से ये लोग नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी इतना इंटीग्रेटेड है, आपका नेचुरल इकोसिस्टम्स इतना इंटीग्रेटेड है, इतिहास इतना इंटीग्रेटेड है। तो इसीलिए बांग्लादेश, भारत, नेपाल, भूटान के लिए अब एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए, हम लोग यही बता रहे हैं। जैसे सिलगड़ी में जो फुलबारी कॉरिडोर है, उधर से नेपाल आती है, इधर से बांग्लादेश भूटान जाती है, हम इंडियंस वहाँ जाते हैं, और बांग्लादेश में जापानीज़ लोग मातारबारी डीप सी पोर्ट बना रहे हैं। अब ये चारों राष्ट्र डीप सी पोर्ट में कैसे मिलेंगे, है ना? जब मिलने का जब सोचेंगे तब बांग्लादेश ये भी कर सकते हैं कि भारत को ठीक है, आप चिकन नेक तो है ही, उसके साथ साथ हम आपको ट्रांजिट भी दे देंगे। लेकिन इंडिया को भी एक बड़ा राष्ट्र होने के कारण इंडिया को भी बहुत बड़ा मन होना चाहिए। जैसे टिस्टा है ना, उसमें इंडिया को अब बोलना चाहिए कि चलिए हम टिस्टा करेंगे। जैसे लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट किया, तो इंडिया को बोलना चाहिए चलिए रेलवे लाइन करेंगे, चलिए आप बांग्लादेश को नॉर्थ ईस्ट रीजन से इंटीग्रेट कर लीजिए, और इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आपको भी डालेंगे, और जो ट्राइलैटरल हाईवे बन रहा है इंडिया, म्यांमार और त्रिपुरा और थाईलैंड का, उस हाईवे भी आप चला सकते हैं। तो आपका ये कहना है कि भारत एक बड़ा देश है और हमारा अप्रोच बड़ा होना चाहिए हमारे नेबरहुड के प्रति। हमें आपका ये मुझे सुझाव अच्छा लगा। आपने एक पॉइंट किया इस मंच पे कि क्यों ना हम एक कॉमन कॉरिडोर बनाएं जो कि बांग्लादेश, भूटान और इंडिया को एक कॉमन कॉरिडोर में कनेक्ट करे। ये ट्रेड को बढ़ाएगा, इकोनॉमी को बढ़ाएगा, कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी ये रीजनल कनेक्टिविटी में। इट विल बी अ मल्टी मॉडल कॉरिडोर। ये इसको बोलते हैं मल्टी मॉडल कॉरिडोर, जो प्रोफेसर लामा ने पॉइंट आउट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बट ये भी मैं समझना चाहूँगा कि जो इंटरिम गवर्नमेंट के हेड थे प्रोफेसर यूनुस, जो हेड कर रहे थे बांग्लादेश, देखा गया कि एक रेडिकलाइजेशन की तरफ बहुत बढ़ा। उनका एक था एक वर्ग, वहाँ पे हिंदुओं को बहुत सताया गया, कई लोग की जानें भी गई। एक कम्युनल बांग्लादेश जो है उभर के आया, जो कि शायद शेख हसीना के गवर्नमेंट में नहीं था, इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही थी। मैं सोचता हूँ अब 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर ही जो BNP है, वो भी जो शेख हसीना का पार्टी था जिसको निष्कासित किया गया है, उसके साथ मिलके ये जो अपोजिशन है जमात को ठीक करने में व उसको रोकने में काम करने शुरू कर दिया। आई थिंक वो इंगित अभी से देख रहा है कि अब लिबरल सिस्टम अगर रखना है, बांग्लादेश को विकास करना है, बांग्लादेश को एक क्योंकि ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से बांग्लादेश अभी अगर डेवलपिंग कंट्री में ग्रेजुएट हुए, और डेवलपिंग कंट्री बनने के लिए और वहाँ से और आगे बढ़ने के लिए बांग्लादेश में इंटरनल स्टेबिलिटी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज़ व्हाई आई थिंक द न्यू प्राइम मिनिस्टर विल रियली स्ट्रेंथन all the democratic institutions, all the liberal values, and all the what you call it inclusive democracy there. ये एक पर्सपेक्टिव है कि जैसे आपने बताया कि बांग्लादेश जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहा था। लीस्ट डेवलप कंट्री जो वर्ल्ड में होते हैं, जो जिसकी आयु इनकम सबसे कम होती है, उससे वो एक डेवलपिंग कंट्री की तरफ बढ़ रहा है, डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ रहा था बांग्लादेश। और ये तुरंत नहीं होता है, ये एक डिकेड 2 डिकेड की हार्डवर्क है। ये अलग बात है कि ये सारी डेवलपमेंट, जो मेजॉरिटी ऑफ डेवलपमेंट है वो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना के गवर्नमेंट में हुई थी। बट अगेन उनके खिलाफ भी काफ़ी करप्शन के लगे हैं, इलेक्शन के भी लगे हैं, रिगिंग के लगे थे, और शायद कहीं ना कहीं एक प्रोटेस्ट होके अब ये तारिक रहमान का देखना है कि वो कैसे इसको बढ़ाते हैं, स्पेशली बांग्लादेश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को कैसे कंटिन्यू करते हैं, और इंडिया के साथ उनका रिलेशन कैसे अच्छा होता है। कि बहुत महत्वपूर्ण कंट्री इंडिया के लिए, और बांग्लादेश के लिए भी इंडिया एक महत्वपूर्ण कंट्री। बट फॉरेन अफेयर्स और की चर्चा सिर्फ, और इंडिया के नेबरहुड की चर्चा सिर्फ बांग्लादेश और नेपाल पे ख़त्म नहीं होती है। लोग यहाँ तक रुक जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण कंट्री है म्यांमार, इंडिया के एकदम नज़दीक में है।
और बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन है सिंस 2021। एक मिलिट्री कू हुई थी वहाँ पे, जहाँ मिलिट्री कू का मतलब है कि जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी उन्होंने डेमोक्रेटिक इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है लेड बाय आंग सान सू की, उनको बाहर निकाल दिया और तब से एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनी है जिसे हम NUG बोलते हैं। वो मिलिट्री के साथ में फाइट कर रही है ताकि डेमोक्रेसी को वापस लाया जाए और सिविलियन गवर्नमेंट को वापस लाया जाए। और इसमें बहुत ही कई कंट्रीज़ का, इंडिया, चाइना, अमेरिका, वेस्ट, सारे जो है इसमें कोशिश कर रहे हैं कि ये इसको एक अपने अपने दिशा में ले जाए। तो एक बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन बन रहा है। ये हमारा क्लोजेस्ट नेबर है, ये मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट से बहुत जुड़ा हुआ है। और ये समझना चाहूँगा कि म्यांमार में क्या हो रहा है, हमारे साथ उसके रिलेशन कैसे हैं इंडिया के साथ में, और ये कितना वॉलेटाइल सिचुएशन है, ये इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे यहाँ पे एक गवर्नेंस, आपको लगता है कि वापस सिविलियन गवर्नेंस आ पाएगी? मैंने म्यांमार में जो अभी इलेक्शन हुआ दिसंबर जनवरी में, वो मिलिट्री रिजिम के छत्र छाया पे हुआ। 2021 में आंग सान सू की का जो सरकार था उसको बर्खास्त कर दिया और अपना आर्मी जो तत्मादाव लाया और जो इन लोगों ने मिलिट्री हुंता लाया उसके बाद शुरू कर दिया और पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को लगभग ख़त्म ही कर दिया। जैसे इस बार तो आंग सान सू की का नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को इलेक्शन लड़ने भी नहीं दिया, है ना। लेकिन देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो लड़ाई था, जो इसमें जो पीपल्स डिफेंस फोर्स, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का और जो एथनिक आर्म्स ऑर्गेनाइजेशन का जो एकत्रित मंच थे, वो एक साइड था, और सरकार का जो मिलिट्री रिजिम, जिससे घमासान युद्ध भी हुआ, इतने लोग मारे गए। अभी भी मैं सोचता हूँ करीब 4 मिलियन लोग, 40 लाख लोग विस्थापित हुए, राइट, इंटरनली, और बाहर तो कितने चले गए। सो म्यांमार हमारे लिए एक चिंता का विषय है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा इश्यूज़ है? स्पेशली हम रखाइन इश्यूज़ को भी लेके बात कर रहे हैं जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका देखिए, अब इलेक्शन हुआ है, अब सरकार बनने वाली है। माने इलेक्शन किस तरह से हुआ, कैसा हुआ, किसने जीता? USDP जो यूनियन सॉलिडारिटी डेवलपमेंट पार्टी, जो आर्मी का जनरली लोग चलाते, उसको बहुमत मिला है, उसको सिग्निफिकेंट बहुमत, वो लोग सरकार बनाएंगे। लेकिन एक अच्छी बात भारत के लिए ये है कि अब सिर्फ एथनिक ग्रुप्स वर्सेस मिलिट्री रिजिम नहीं होगा, वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूटेड पार्लियामेंट होगा। मुझको लगता है अप्रैल से वो पार्लियामेंट शुरू भी हो जाएगा, किस तरह से चलेगा। लेकिन भारत के लिए म्यांमार 3 दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो ऐतिहासिक आप ढंग में देखें तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक पूरा म्यांमार को ब्रिटिश इंडिया सरकार भारत से ही चलाते थे। तो हमारी इतनी वहाँ पे भारत के साथ इतनी गहरा संबंध था, यूनिवर्सिटी से लेके, डॉक्टर से लेके, व्यापार से लेके सब था। लेकिन 1962 में जब वहाँ पे मिलिट्री रिजिम आया, एक ही बार में उसको तहस नहस कर दिया। तो हम लोग तब से कोशिश कर रहे थे कि इसके, और उसके बाद उसके ऊपर वहाँ पे चाइनीज़, जो चाइना का इन्फ्लुएंस था, वो इतनी बुरी तरह से बढ़ गया वहाँ पे। उनका गैस पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन चकफू पोर्ट से चला गया। हमारे लिए म्यांमार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी 4 उत्तर पूर्वीय राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम का करीब 1643 किलोमीटर हम बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, म्यांमार भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। हमने बहुत ब्रॉड डिस्कशन किया है, हमारे नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार को कवर किया है। हम चाहते और है, समय की कमी है, बट मैं आपको बता दूं हमारे साथ रिलेशन श्रीलंका के बहुत अच्छे हैं। हमारे साथ जो हमारे नेबरहुड में मालदीव्स आते हैं उसके रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। हमारे साथ चाइना से भी रिलेशन में बेहतर हुए। तो बट ये ओवरऑल दिखाती है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं एक नई दिशा में जो है हमारे नेबरहुड को एड्रेस कर रही है, और नेबरहुड के साथ भी वो इंडिया के जो डेवलपमेंटल ओरिएंटेड फॉरेन पॉलिसीज़ उसको सपोर्ट करते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रोफेसर लामा का। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच।